हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व डिस्कस कर रहे थे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज है बच्चों लेक्चर नंबर 10। आपके कल दो सब्जेक्ट के वन शॉट लेक्चर हुए थे, एक मैथ का और फिर बायोलॉजी का। अर्थात संडे में आपके वन शॉट लेक्चर्स होना तय होता है, इसलिए बच्चों रिवीजन के लिए आप लोग वन शॉट लेक्चर से जरूर जुड़ते रहें। जिनका जो बैकलॉग लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे से ही बच्चों आपको क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर बैकलॉग लग गया, सर बैकलॉग लग गया। इतने सारे बैकलॉग लग गए हैं कि पूछिए मत। पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का। तो बच्चों ये तो आपने मिस्टेक की है, लेकिन उसको भरपाई आप अगर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आप पिछले वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा करके थोड़ा सा देख लें। नोट्स की उनको ना नोट्स बना करके जो अभी करंट टाइम में पढ़ रहे हैं वहीं से शुरुआत करें। ये ना सोचें कि हमारा पीछे नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे नोट्स बनाएं, थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन अगर ये छोड़ने लगे तो फिर आगे की और चीजें भी बहुत ही नहीं समझ में आएगी। इसलिए प्यारे बच्चों आपको काम यही करना है कि उन लेक्चर्स को धीरे धीरे आप रिवीजन करते करते आते जाओगे, लेकिन अभी की चीजों को मिस मत करें। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। मैं अभी तक आप सभी को सिखा रहा था एम्पियर का परिपथीय नियम, लेकिन आज सिखाने वाला हूं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। बहुत ही शानदार लेक्चर रहेगा क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 10th में, लेकिन कुछ विशेष नियम के साथ आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन सी क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, गुड इवनिंग माय डियर ऑल, गुड इवनिंग। सर इधर लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन बच्चों हम लोग इस चीज को मिस नहीं कर सकते, है ना। हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलो तो शुरुआत करें भाई। ए भाई लोग, शुरुआत करने का कि हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे, क्या चीज समझ रहे थे, रिवीजन हो जाए कुछ। एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग पढ़ रहे थे। एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग सीख रहे थे। बड़ा शानदार है, बड़ा ही मजेदार है ना। हम लोग सीखे थे कि अगर किसी जगह पर, कहीं पर एक जगह पर एक लूप के भीतर बहुत सारी करंट है, कोई करंट अंदर की ओर है, कोई करंट अंदर की ओर है, कोई करंट बाहर की ओर है, और भी कई सारी करंट है जो अंदर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, इस तरह से ढेर सारी करंट है बच्चों। ढेर सारी करंट किसी एक जगह पर बहुत सारी करंट फ्लो हो रही है। तो यहां पर सभी के द्वारा अगर किसी बिंदु पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो हम इस बिंदु से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना कर लेते हैं, और उस लूप की लंबाई के इस बिंदु पर अगर हम बच्चों एक वेक्टर खींचे, डीएल वेक्टर, एक छोटी सी लंबाई, और इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का की भी जो दिशा होगी बच्चों वो इस डीएल के लंबवत होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो अंदर की ओर, बाहर की ओर, लेकिन डीएल इसके स्पर्श रेखीय है। इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी अनुदिश होगी। तो बच्चों बी डीएल, अगर इनके बीच में कोई कोण बन रहा है तो फिर कोण के लिए भी यहां पर बच्चों हाँ लंबवत होगी, भी लंबवत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई भी एंगल बन सकता है, वो विशेष स्थितियों पर निर्भर करेगा। तो कहा गया था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ये क्या होगा, तो कहा गया था कि इस बंद लूप के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान का रेखीय समाकलन का मान, क्या बच्चों, रेखीय समाकलन का मान, दोनों ही सदिश वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये जो होगा इस लूप से बद्ध कुल धारा, लूप से बद्ध कुल धारा आई नॉट लिख लो, का बच्चों म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम था। इसकी सहायता से हमने दो डेरिवेशन सीखे थे। इसकी सहायता से हमने दो डेरिवेशन सीखे थे। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या भीतर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसी परिनालिका को अगर वृत्ताकार शेप में मोड़ दिया जाए तो उसे टोरोइड कहते हैं, और टोरोइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, टोरोइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और या फिर टोरोइड के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोरोइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोरोइड द्वारा घिरे स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत सारी चीजें बात की गई थी, याद है ना सभी को? मुझे नहीं लगता बहुत सारी बातों पर चर्चा करने वाली है। मैंने एक चीज सिखा दी थी बाबू कि अगर ये कोई लंबी धारावाही परिनालिका है, इसमें धारा प्रवाहित तो हो रही है इस प्रकार से, ये भैया फेरे लपेटे हुए, इन्हीं में धारा प्रवाहित हो रही है। ये फेरे लपेटे हुए हैं, ये फेरे लपेटे हुए हैं, ये बच्चों क्या लपेटे हुए हैं, फेरे लपेटे हुए हैं, और इसमें हम किसी भी स्रोत से क्या दे रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। किसी भी स्रोत से हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। 2 दिन बाद भूल गए वो लेक्चर, है ना, 2 दिन हुए नहीं कि लेक्चर भूलने लगे। इसके भीतर अगर बच्चों कहीं पर भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, ये लंबी प्रणालिका है, लंबी प्रणालिका है। लंबी प्रणालिका का मतलब बच्चों ये होगा कि जो इनका व्यास होगा, जो इसका व्यास होगा वो बहुत कम होगा। लंबाई की तुलना में मान लो इसकी लंबाई L है,
एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, लेकिन कुल लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। इन फेरों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये सारी चीजें बताई गई थी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था भीतर किसी भी बिंदु पर, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आया था उसकी डायरेक्शन तो ये थी, क्योंकि यहां पर धारा मैंने बताया था भीतर की ओर, ऊपर धारा बाहर की ओर, धारा बाहर की ओर निकल रही है, ऐसे ऐसे फेरे लपेटे हुए हैं। बहुत सारी गणना की थी, प्रॉपर फील आना चाहिए बच्चों। ये पढ़ करके, ये लिख करके 5 अंक आप एग्जाम में हासिल कर लोगे, 10 मिनट दोगे और 5 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चों वो फील नहीं आया तो बेकार है। 1 घंटे एक लेक्चर को पढ़ाने में इसीलिए लगता है कि उस चीज का आपको फील आना चाहिए, उस चीज का आपको फील आना चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि सिर्फ आप उसे छाप लें। समझ गए? तो बच्चों b इज इक्वल टू कितना आया था? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, क्या यही था? म्यू नॉट एन आई। ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान है किसी प्रणालिका के भीतर किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। बहुत ही आसानी से निकाले थे। एक बच्चों हमने आयताकार लूप की कल्पना कर ली थी, इसी प्रणालिका के अक्ष से जाने वाले एक आयताकार लूप की हमने कल्पना कर ली थी, और लूप के प्रत्येक भाग से गुजरने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल लिए थे, कोड बन रहे थे, अच्छे से हल किए थे। बहुत आसान, समझ गए? बहुत आसान। भाई बर्थडे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, समझ गए? चलिए सीटी सुल्तान। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत करते हो तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को रट जाओगे, है ना? प्लीज, और माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो, स्ट्रेस को एकदम ना आने दो कि क्या अभी से एग्जाम। एक बच्चे का मैंने डाउट देखा था बच्चों, और एक चीज बता दूं, आपके डाउट मैं कभी बैठी जाता हूं, देख ही लेता हूं, लेकिन उनमें जायज डाउट को ही आपके सामने यहां पर बोलता हूं। अनावश्यक डाउट को बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डाउटलेस क्लास रहे बच्चों। प्लीज, कुछ बच्चों को ये बातें लगता है कि सर किस लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये रहता है कि आपने डाउट किस प्रकार का भेजा है, तो जो जरूरी है वो बताता हूं। जैसे एक बच्चे का था कि सर डाउट की ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए मैं वहां पर ये भी लिखता हूं कि कृपया करके लेक्चर देख लीजिए और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर लाइव लेक्चर्स आप डेली नहीं देख रहे हो तभी आपका डाउट रहेगा। डाउट ये था कि सर ऑब्जेक्टिव कराते रहिए। तो बच्चों हम ऑब्जेक्टिव को तो करा ही देते हैं, जब चैप्टर खत्म होता है उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस को कवर करने के लिए 1 शॉट लेक्चर भी ले रहे हैं, साथ में आपका चैप्टर खत्म होता है, मैंने डाउट क्लास भी ले लेता हूं और डाउट की चर्चा भी यहां पर करता हूं, रिवीजन भी कराता हूं, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा ये बताता रहता हूं। आप बाद में ये सब्जेक्टिव क्या, मैं ये भी बताता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, नहीं बताता हूं तो बताओ कि ये प्रश्न यहां से ऑब्जेक्टिव, ये सूत्र बनेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर इस तरह की चर्चा होती है तो इसका मतलब है कि आप लाइव लेक्चर में समझ पा रहे हो चीजों को। और बात रही प्रैक्टिस की, तो पहले ऑब्जेक्टिव करना है, न्यूमेरिकल करना है, सारी चीजें हम लोगों को कवर करनी है। सिलेबस को बच्चों अभी डिटेल में पढ़ना है, प्लीज अभी एग्जाम के पीछे मत भागे। कई सारे बच्चों के ये भी डाउट थे कि सर क्वेश्चन बैंक कौन सी लें। आप बताओ, ये आपके मन में अगर बच्चों अभी आने लगा, सभी लोग समझे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये मेरे लिए कोई जरूरी, उन बच्चों की बातें हैं, मेरे लिए नहीं है, मैं अभी समझदार हूं, मैं क्वेश्चन बैंक, लेकिन सबके लिए है कि अभी क्वेश्चन बैंक क्यों क्वेश्चन रटना चाहते हो? वही क्वेश्चन रटना चाहते हो, आपको लगता है क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके आप 75-80 मार्क्स ले आओगे? नहीं आएंगे। 70-75 नंबर का फंसेगा भी तो पूरी क्वेश्चन बैंक रट के फंसेगा, और क्वेश्चन बैंक रट लो जितनी रटना है। कितना रटोगे, कितना अच्छा लिख लोगे, थोड़े राइटिंग के मार्क्स कटेंगे, कुछ भी। जब तक आप फुल सिलेबस को नहीं कवर करोगे कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी। इसलिए पूरा इत्मीनान से भी सिलेबस पर फोकस करो। अगस्त सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद थोड़ी सी तीव्रता बढ़ाई जाती है, फरवरी में एग्जाम होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के आपकी एग्जाम शुरू हो जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी लगभग 4 महीने आपके लिए इनफ है, जिसमें से 2 महीने रिवीजन, 2 महीने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस बहुत है। पूरे साल आप केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहते हो, मतलब एग्जाम 12th में अच्छे मार्क्स ले ही आओगे तो क्या होगा? बहुत लोग भटक रहे हैं जब तक नॉलेज नहीं है। और नॉलेज बढ़ता है बच्चों इसको दिमाग को ज्यादा बल देने से, इसको जितना ज्यादा लगाओगे कहीं पर, उस सोचने व समझने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों ये तो थी लंबी प्रणालिका के कारण, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना कहा गया था, लंबी प्रणालिका, सोलेनॉइड जिसे हम लोग बोलते हैं, वो समझाया गया था। इसके बाद बच्चों टोरॉइड के कारण भी बताया गया था। अच्छा, ये तो है किसी भी बिंदु पर। बच्चों एक चीज बताओ, इस लंबी प्रणालिका के हर एक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो ये होगा। लेकिन अगर कह दे कि संपूर्ण प्रणालिका जितनी लंबी है लंबाई की, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में कितना होगा? तो बच्चों मैंने ये कहा था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। बहुत सारे बच्चे इसी थॉट को नहीं समझ पाते हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या, सर मतलब क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब क्या है? n। बच्चों ये 100 मीटर लंबी एक कोई प्रणालिका है, इसका एकांक भाग 1 मीटर भी हो सकता है, जो भी हम पैमाना लेंगे। अगर हम एकांक भाग को 1 मीटर मान रहे हैं तो मतलब वो एकांक भाग हुआ।
ठीक है। और उस एकांक भाग में मतलब कल्पना करो कि आपने माना कि 100 मीटर लंबी किसी प्रणालिका का एकांक भाग 1 मीटर हुआ, तो उस 1 मीटर में फेरों की संख्या लगभग 100 है, 150 है, 300 है, 50 है, 55 है, कुछ भी मान लो, 25 है, ठीक है, 1 मीटर में। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हुई? 25। वो आप 25 है तो वो एकांक लंबाई में, ये नहीं कि एक फेरा हुआ, एकांक लंबाई में एक फेरा नहीं हुआ, और ना ही एकांक लंबाई का मतलब हो गया कि वो बहुत छोटा हो सकता है, वो तो प्रणालिका की लंबाई पर निर्भर करेगा। कॉन्सेप्ट को सीखो। एन जो है वो कितने भी संख्या हो सकती है। तो बच्चों, और ये स्मॉल एन हुआ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और एल लंबाई, टोटल लंबाई में फेरों की संख्या जो है वो मैंने मान रखी कैपिटल एन। आप बताओ ये कैपिटल एन बराबर क्या स्मॉल एन इंटू एल होगा? भैया एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 25, सुनो ध्यान से, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 25 है मान लो, तो एल लंबाई मतलब 100 मीटर लंबाई में कितनी फेरों की संख्या? 100 से इसको गुणा कर देंगे तो एन एल हो जाएगा। और यहां से बच्चों अगर हम एन बराबर वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल एन अपान में एल आएगा, यहीं पर वैल्यू अगर हम ये रख देंगे तो बी बराबर म्यू नॉट और कैपिटल एन आई अपान में बच्चों कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा, समझ गए? जरूरत पड़ेगी। डेरिवेशन भूल जाते हैं, कुछ बताइए ना, रिवीजन करो भाई बाबू, लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना। हम आपके सामने केवल लेक्चर लेकर के इस तरह से आते हैं, प्लीज 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 एकदम रिक्वेस्ट है, बड़े भाई की तरह कर रहा हूं कि जब तक आप जो भी डेरिवेशन बताया जाएगा उसको घर में खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब यहां पर पढ़ लो बच्चों मेरे साथ में शाम को एकदम एंजॉय सर के साथ, एंजॉय के साथ पढ़ लो, चीजों को ध्यान से देखा करो, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। समय दो मुझे, मैं वो बना के छोड़ूंगा जो आपने सोचा नहीं है। मतलब कहते हैं ना, एक बोलते हैं कि कितनी मोहब्बत है ये मत पूछो, अभी तुमने मेरी सिर्फ वफा देखी है। हम वो पंछी हैं जो पिंजड़ा खोलने के बाद भी उड़ा नहीं करते। मतलब बच्चों आपके साथ में हम कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं पूरे एग्जाम तक, वो मेहनत करने वाले हैं जो आपको दिखेगी एग्जाम के समय, जब आप प्रैक्टिस से ठल करोगे हमारे साथ में, कहे सर ये सब आता है, एकदम तैयार हो गया। और वही बच्चों 2025 में भी ऐसे मेरे बच्चों का साथ था जैसा आपके साथ है, वैसा ही साथ उन लोगों के भी था और उन बच्चों ने वैसा करके दिखाया, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर, उससे कई गुना ज्यादा बच्चे इस बार बहुत बेहतर करके दिखाएंगे। बस थोड़ा सा समय दो। समय देने का मतलब बस यही है कि समय से जुड़ो। ये चीज हो गई, ये चीज बताया गया था। इसके बाद बच्चों टोरॉइड के कारण बताया गया था, ठीक है, टोरॉइड, टोरॉइड के कारण, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब टोरॉइड क्या है ये बताया गया था। इसी लंबी प्रणालिका को अगर हम गोल वृत्ताकार रूप में मोड़ दें तो वो मोड़ी गई आकृति क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। टोरॉइड एक आकृति बच्चों, यहां पर हर एक चीज बनी हुई है, कोई मतलब वैज्ञानिकों ने सोचा अगर वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो क्या कुछ हो सकता है, वही चीजें हैं, है ना, वही चीजें हैं कि भाई कुछ ना कुछ रिसर्च चलाई करती है। तो बच्चों टोरॉइड के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र ठीक ऐसे ही है, बस उसमें इस लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया है। इस लंबाई को किस में मोड़ दिया गया है? वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया है इसी लंबाई को, जो कुछ इस प्रकार से हो गई है बच्चा पार्टी, कुछ इस प्रकार से हो गई है ना, कुछ इस प्रकार से हो गई। मैं जल्दी बना रहा हूं क्योंकि बच्चों समय कम है ना, समझ सकते हो आप लोग भी इस बात को, समझ सकते हो भाई, आप लोग भी इस बात को समझ सकते हो कि समय कम है, आगे भी पढ़ना है। आज चुंबकीय बल के बारे में पता करना है और निश्चित रूप से आज का लेक्चर यादगार रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए ये लेक्चर आज का जो है बच्चों वो यादगार रहेगा, आपको मजा आएगा पूरा लेक्चर, बस ध्यान से सुनना। ये बच्चों टोरॉइड था। टोरॉइड के भीतर अगर किसी भी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है तो ये इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, या फिर बच्चों आप इस बिंदु पर चुंबकीय, कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो इस जो टोरॉइड का केंद्र है उसी के संकेंद्री एक लूप बना लो। हमने क्या कहा? एम्पियर सर का नियम कहता क्या है? एम्पियर सर के नियम के सोल को मुझे बताओ। एम्पियर सर का नियम ये कहता है कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना हो उसी बिंदु से जाने वाला एक लूप बना लो, और उस लूप के भीतर फिर जितनी भी धाराएं हैं उसी का कुल योग जो होता है वो म्यू नॉट गुना होता है। तो यहां पर भी वही काम है कि भैया टोरॉइड के भीतर इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना था, तो इस बिंदु से जाने वाले एक लूप को हमने बना लिया, एक लूप को बना लिया, और इस लूप के भीतर अब कितनी धारा है? कोई धारा ही नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो भैया जब करंट जीरो है तो बी का मान यहां से क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसलिए बच्चों भीतर कितना होता है? जीरो होता है। इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बच्चा पार्टी, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी बराबर जीरो होता है। इसी प्रकार बच्चों हम लोग बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किए थे, बाहर किसी बिंदु पर, है ना, बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बताओ। तो मैंने कहा था इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है तो इस बिंदु से जाने वाले क्या कर लो? एक एम्पियर लूप की कल्पना कर लो। क्या कर लोगे? एक एम्पियर लूप की कल्पना कर लोगे। ये अब इस एम्पियर लूप की कल्पना की तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं बात समझ में आई थी, कहे थे कि सर धारा है तो इसके अंदर, लेकिन बच्चों धारा दो दिशाओं में है।
धारा दो दिशाओं में है। और जब एम्पियर का नियम मैं सिखा रहा था तो मैंने ये चीज सिखाया था और बहुत लोग इसको मिस करते हैं, बहुत लोग नहीं बताते हैं, और यहां तक कि किताबों में भी इस बात को मिस किया गया है, अर्थात इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि धारा जो होती है वो दो दिशाओं में अगर है तो आप कोई भी मानो अपनी तरफ से कि भीतर जाने वाली धाराओं को धनात्मक, बाहर आने वाली धाराओं को ऋणात्मक, या फिर कुल मिलाकर के एक लूप की दिशा आप निर्धारित करोगे। आप कोई भी दिशा निर्धारित करो, चाहे उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओ, और उसके बाद जो अंगूठे की दिशा होगी वो आप धारा की दिशा मान लो और उस दिशा की धाराओं को धनात्मक ले लो, बाकी दिशा की धाराओं को ऋणात्मक ले लो। तो यहां पर धाराएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। वैसे यहां पर जितने फेरे बच्चों लपेटे गए हैं उसमें एक बार फेरा धारा अंदर की ओर और एक बार बाहर की ओर, तो जो नेट धारा है टोटल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जुड़ करके नेट धारा 0 हो जाती है। इस प्रकार से बच्चा पार्टी इस बिंदु P पर भी कुल धारा क्या है बच्चों, आई नेट, इससे गुजरने वाली कुल धारा 0 है। इसी वजह से बच्चों B बराबर 0 आया था। फिर बात होती है इस टोराइड के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताने की। तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए हम एक किसी भी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर बताओ, चाहे इस बिंदु पर बताओ, चाहे इस बिंदु पर बताओ, किसी भी बिंदु पर बताना है, उस बिंदु से जाने वाले क्या बनाओगे, एम्पियर चाचा कहते हैं कि पहले उस बिंदु से जाने वाला एक लूप बना लो। मैं ऐसे अपना नियम दूंगा नहीं, अब इसी बिंदु से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना कर लो। ये लो, एक एम्पियर लूप बना लिया। अब एम्पियर लूप से बद्ध कुल कितनी धारा है, अर्थात एम्पियर लूप के भीतर कुल कितनी धारा है। अब बच्चों चाहे अब फेरा ऊपर वाला तो नहीं है, ये वाले फेरे में चक्कर में पड़ो ना, 7 फेरे तुम याद मत करना, खींच के दे देंगे। ये बाहर वाले फेरे कोई मतलब के नहीं है, इनकी दिशा से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सारे जो फेरे हैं अंदर वाले ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका योग होगा बच्चों। और इनका योग जब हम निकालेंगे तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो आएगा B = μ0 Ni। क्या यही आया था? सेम यही चीज आई थी, जो इसका डेरिवेशन था वही इसका डेरिवेशन था। लेकिन जब बच्चों कुल फेरों की बात होती है तो कुल फेरे n है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, स्मॉल n है, और I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब हम कुल फेरों के द्वारा मतलब पूरे टोराइड के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये तो छोटे एकांक लंबाई के कारण, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ, लेकिन पूरी लंबाई के कारण तो μ0 कैपिटल N I, और इसके लिए बच्चों हम अगर अक्ष के लिए त्रिज्या जो है वो स्मॉल r मान लिए हैं तो 2πr। पता डाउट किस तरह के होते हैं, इसीलिए मैं डाउट काउंटर में कम बैठने जाता हूं, उससे केवल वहां पर जवाब कम देता हूं, यहीं पर जवाब देता हूं। बोले सर इसकी R3 क्यों नहीं मानी त्रिज्या, अरे इसकी R1 मानी थी, इसकी R2 मानी थी, तो सर तीसरे की R3 क्यों नहीं मानी, R क्यों मानी? गजब जवाब है भाई। हाँ समझ गए? क्लियर बच्चों? ओके, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों ये चीज हो गई रिवीजन के एम्पियर के परिपथीय नियम की। अब आगे हम बढ़ेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम का एक लास्ट छोटा सा अनुप्रयोग बता देते हैं। हालांकि उन्हीं की सहायता से हमने एम्पियर का नियम प्रयोग में प्राप्त भी किया था, मतलब एम्पियर सर का जो डेरिवेशन किया गया था, एम्पियर सर का नियम जो था ये वाला था ना, ये जो हमने प्रूफ किया था वो उसी नियम की सहायता से किया था जो डेरिवेशन अभी करने वाले, जस्ट उसका अपोजिट है। तैयार हो? आइए। कुछ बच्चे कहते हैं हार्ड है फिजिक्स, फिजिक्स फील करके देखो मजा आ जाएगा। अगर आप फील नहीं कर पाते हो, आप इमेजिन नहीं कर पाते हो, आप अपने चीजों से नजरों के सामने विजुअलाइज नहीं कर पाते हो, थोड़ी सी कमी है, कहीं पर सुधारो इसको सुधार के देखो, इसको सुधार लो, फिर देखो। युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। आपको मतलब थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिजिक्स को सीखने में थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरे खूबसूरत सा सब्जेक्ट है और हाँ खूबसूरत चीजों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम क्या कह रहे थे बच्चा पार्टी, हम कह रहे थे एक नया अनुप्रयोग सीखते हैं एम्पियर सर का। तीसरा अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और अनंत लंबाई के कारण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आप निकाल चुके हो, लेकिन बायो सेवर्ट नियम की सहायता से निकाल लो। हम एम्पियर के सर के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। अरे हेडिंग डालोगे, अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई क्या लिख गया सर, अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के धारावाही चालक, यहां धारावाही शब्द का प्रयोग जरूर करना, ये चैप्टर 4 में, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कितने लोग इसको बता सकते हैं मुझे? क्या आपके अंदर ये साहस आ रहा है कि सर हम इसका डेरिवेशन जरूर बता लेंगे? क्या आपके अंदर ये साहस है कि इसका डेरिवेशन हम जरूर बता लेंगे? अगर नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा निकाल रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग धारावाही चालक। तो करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अरे थोड़ी बहुत स्पेलिंग देख लेना दोस्त, यार तुम लोग हमारे दोस्त हो, फिर भी तुम लोग मेरी पता नहीं क्यों इंग्लिश को इतनी बेइज्जत करते हो। हाँ, मेरी अंग्रेजी को इतना बेइज्जती कर देते हो कि मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती। मानते हैं इंग्लैंड से आए हुए 5-6 साल हो गए, लेकिन इतना भी बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है, अभी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। हाँ, अनंत अंबानी, अनंत लंबाई लिखा हुआ है, अनंत अंबानी कहां लिखा हुआ है यार, तुम लोग कुछ भी बोलोगे। आओ अनंत लंबाई का एक चालक बनाते हैं, अनंत लंबाई का दोस्त एक चालक बनाते हैं। मान लेते हैं कि कोई अनंत लंबाई का एक चालक है, ये एक ऐसा है दोस्त, मैं बता रहा हूं ये अनंत लंबाई का है। कैसे लंबाई का है? अनंत लंबाई का। देखो ऊपर चला गया, ये देखो कितनी लंबाई का हो गया। तो अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। मान लो इसमें क्या है बच्चों, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये कह रहे हैं अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, इसके निकट आर दूरी पर कोई बच्चों बिंदु P है, कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। इसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। अब कैसे बताओगे सर? हम बताएं एकदम एम्पियर चाचा का रूल लगा देंगे, एम्पियर चाचा के रूल से इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, माना फलाना फलाना धमाका सब लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक, अनंत लंबाई का धारावाही चालक, धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना आसान, इतना सुंदर सर, पूछे मत, खुशी बढ़ती जानी चाहिए। धारा प्रवाहित हो रही है, कितना सुंदर है वो, कितना प्यारा तुझे। ये डेरिवेशन बहुत अच्छा है, बड़ा आसान है। पता, जो हम लोग डेरिवेशन किए थे एम्पियर के परिपथी नियम को प्रूफ करने के लिए, ठीक उसी का उल्टा है। बस इसमें एम्पियर चाचा का नियम अब हमें पता है, तो हमें उसको अप्लाई करना है, उसको लगाना है। आ जाओ, कितने लोग इसको प्रूफ कर लेंगे? बस वही नियम बच्चों, जो बताया वही करोगे, जो बताया वही करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे। एम्पियर सर कहते हैं कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है। अब जिस तरफ धारा हो, कुछ लोग हमारे कुछ बेवड़े भाई लोग हैं है ना, कुछ लोग पता है बेवड़े भाई लोग इधर कहते सर लूप बनाना, ये लो लूप बना दिए ये लूप ऐसा लग रहा है गुब्बारा बना दिया हो, लूप नहीं गुब्बारा लग रहा है। बाहर क्यों लूप बनाओगे? अरे जिस तरफ धाराएं हैं, जहां पर कारण तो खोजोगे। अब मतलब यही कुछ ऊट पटांग लोग हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, पूछो बच्चों, जरूरी है, यही तो लाइफ है ना, यही तो सारी चीजें हैं, सीखना है, जानना है कि सर बाहर की ओर लूप क्यों नहीं बना सकते। बच्चों उद्देश्य होता है, एक चीज दिखने वाली होती है ना। भगवान ने सर हमको पैरों पे चलने के लिए क्यों कहा? अरे सर के बल चलाते तो ये चीजें क्या है, नेचुरली है ना। अरे हम जो गणना कर रहे हैं, हम उस तरफ ना लूप बनाएंगे कि इसके बाहर लूप बना देंगे। कुछ है विद्यार्थी सर बाहर क्यों नहीं बनाया, सर इस लूप को ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये लो ऐसे लूप बनाओ, ऐसे लूप बनाना चाहिए। हम तो बनाएंगे सर, आप पता नहीं क्यों ऐसे करते हो। तो ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों, एक कहते हैं ना तर्क का कुतर्क करना, अर्थात जो तार्किक हो वहां पर बच्चों समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उस ओर लूप बनाएंगे जहां पर संभावना है कि धारा इस तरफ है, धारा उस तरफ नहीं है, तो हम क्यों बनाएंगे? जिस धारा के कारण हमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ये अनंत लंबाई का चालक इधर है और इसके कारण यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो हम उधर लूप क्यों बनाएंगे? ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सब जगह यही चीज होती है कि अगर आपके मन में प्रश्न आता है कि क्यों, तो उसका रीजन यही होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इस बिंदु से जाने वाले एक एम्पियर लूप की बच्चों हम क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये एक एम्पियर लूप की कल्पना कर ली, वृत्ताकार है। अब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लो, करंट I है, I करंट भीतर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अगर इस बिंदु P पर कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो बच्चों क्रॉस में होगी। बोलो हाँ। अरे भाई धारा ऊपर की ओर है, उंगलियां इस तरफ रखो, उंगलियां किधर घूम रही है, अंदर की ओर। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये चीज, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। खैर ये चीज पता होगी बच्चों, है ना, है ना, क्लियर। तो यहां पर बच्चों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। एक छोटा सा खंड हमने लिया है, यहां पर क्या लिया है दोस्त भाई मेरे, ए यार यहां पर हमने क्या लिया, एक छोटा सा खंड लिया जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है।
एक छोटा सा खंड लिया है जिसकी लंबाई बच्चा क्या है, डीएल है। ये बात समझ में आ रही है? और इस डीएल पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। इसी बिंदु से जाने वाला एक हमने एम्पियर लूप बना लिया, सिंपल सी बात है। तो फिर एम्पियर चाचा कहते हैं कि बिंदु पी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैं यहां पर सीधे हल कर रहा हूं, बी डॉट जो डीएल होगा वो ये कहते हैं कि जो है वो म्यू नॉट और इससे घिरी जो कुल धारा है उसके बराबर होगा, उसके गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज होगी, ये चीज। तो इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें बताना है। अच्छा, ये समाकलन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई है, ये बच्चों एम्पियर के नियम से है ना? किसके नियम से? एम्पियर चाचा के नियम से, एम्पियर के नियम से है। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, ये एम्पियर का नियम है। हम बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना, चुंबकीय क्षेत्र को बाहर करो, समाकलन डीएल। बच्चों ये बंद लूप डीएल, बंद लूप किसका है? डीएल, छोटी सी लंबाई, उसी का केवल समाकलन होगा। ये समाकलन का चिन्ह होता है, और यहां पर डीएल लंबाई, इस लूप की एक छोटी सी लंबाई है डीएल। मतलब अगर इसका पूरा समाकलन किया जा रहा है, ये पूरा लूप का मान निकाला जा रहा है, तो इस डीएल का टोटल मान, ये डीएल छोटा सा मान है, और डीएल, ये जो डीएल है, जो छोटा सा मान है, ये किस लूप का भाग है? तो इस लूप का एक छोटा सा भाग है। तो लूप की कुल लंबाई कितनी होगी? इसका मतलब होता है कुल लंबाई अब बतानी है। तो b इंटू डीएल, अब ये समाकलन करेंगे डीएल का, तो लूप किसका छोटा सा भाग है? इस वृत्त की परिधि का छोटा सा भाग है, इस लूप की परिधि का छोटा सा भाग है, और लूप की परिधि का मान होगा 2 पाई स्मॉल r, 2 पाई स्मॉल r बराबर बच्चों क्या? ये b बाहर कर लेंगे, b बाहर कर लिए तो समाकलन डीएल लिखा हुआ था, बराबर में ये म्यू नॉट आई हो गया बच्चों। ये डीएल का मान क्या हो जाएगा? b इंटू हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r बराबर बच्चों क्या? म्यू नॉट आई हो जाएगा। यहां से b का मान निकाल लेंगे तो b बराबर आएगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई बच्चों, और 2 पाई r पूरा बटे में गया, लेकिन i बटे r ऐसे लिख लेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। बोलो, क्या आपने जब बायो-सेवर्ट नियम के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकाला था अनंत लंबाई के चालक के कारण, तो क्या इतना ही आया था? यस और नो? तो क्या इतना ही आया था? है ना? आया था ना? बोलो यस सर। तो ये बच्चों हो गया क्या? अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना बाय एम्पियर्स रूल, है ना? बाय एम्पियर्स रूल या एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो भी लिखना चाहो लिख लो। समझ में आ गया? कितना आसान था, ये भी हो गया होगा, है ना? एक बार हार्ट वर्ट बना के भेज लेते हो इमोजी? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते ना। चलें आगे। स्टेप बहुत आसान है, इजी वेरी सर। दादा के नियम से, अच्छा एम्पियर दादा के नियम से, ओके ठीक है सर। आज हम ठीक है, अच्छा आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। आनंद भैया की जय हो। अच्छा ठीक है, यस यही आया था, ओके। चलो बच्चों, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे चुंबकीय बल का मान निकालने की, ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं, क्या मैंने वो लिखा है? एक बार क्लियर कीजिएगा जरा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम मैंने जो बताए हैं, क्या वो आपको याद हैं? जल्दी से बताइएगा। 2 नियम, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के नियम क्या मैंने लिखाए हैं? अगर नहीं लिखाए हैं तो लिखोगे। चुंबकीय क्षेत्र, बाद में चुंबकीय बल में चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के नियम, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के नियम, जल्दी से बताओ। अरे जल्दी बताओ भाई, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के नियम कितने बच्चों को पता है? सर जी ओके थैंक, नो नो नो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज मुकम्मल खुश हुआ कि तुम लोगों की याददाश्त बहुत तेज है। हमने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक पहला नियम याद रखना, क्या बच्चों? दक्षिण हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। अरे जल्दी से कॉपी में लिख लो दोस्त, कहीं देर ना हो जाए। दाएं हाथ की देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। दाएं हाथ की हथेली, अरे हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बता दिए थे, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैला लें, अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने लिखना जरूरी है। ये तो एकदम लिखना जरूरी है, क्योंकि आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाल भी लिया, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया दिशा किस ओर होगी, लो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मिस हो गया। अगर पूछ लिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 अंक में कि दाएं हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, बताइए, नहीं लिख पा रहे हो, 2 नंबर मिस हो जाएंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और जीवन में यह नुकसान मुझे बहुत तकलीफ देगा, इसलिए लिख लो। अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, हथेली
को इस प्रकार फैलाएं, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, फैलाएं। देखो ये देखो, ये देखो, ये वाली दाएं हाथ, मेरा ये दाएं हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड। अरे तुम भी अपना हाथ फैलाओ यार, दुआ मांगना है, ठीक है, और पढ़ोगे तो बिल्कुल। ये अपने आपके दाएं हाथ की हथेली है, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाना, ऐसे नहीं कि ऐसे फैला लो, 5 उंगली बाहर दिख रही है, हाँ ऐसे यमराज की लिस्ट वाला, ये ऐसे फैलाना है अपने दाएं हाथ की हथेली को। अंगूठा धारा की दिशा में हो, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, 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 तथा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उंगलियां उस ओर, तथा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, सभी अंगुलियां जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, सभी अंगुलियां उस ओर होनी चाहिए, उस ओर होनी चाहिए। तो अंगुलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो अंगुलियों के, बच्चों एक चीज जान लो, ये मैं रटा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो अंगुलियों के घूमने की दिशा, अंगुलियों के घूमने की दिशा, तो अंगुलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अंगुलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इतना सर फास्ट लिख देंगे, हाँ बिल्कुल बताती है। सर कैसे, बता दो जरा, जल्दी से बता दो सर, बहुत लेट हो रहा है। देखो बच्चों, ये करंट फ्लो हो रही है इस चालक में, और हमें बताना है इस ओर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, इस ओर भी, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। जल्दी से बताओ। तो हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 बता देंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम कहता है, राइट हैंड फॉर्म रूल कह रहा है हमसे, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि आपका जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो। ये देखो, अरे धारा की दिशा में नहीं है बच्चों, धारा की दिशा में ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, फिर उंगलियां इस ओर होनी चाहिए। उंगलियां ऐसे देखो, धारा की दिशा में अंगूठा है, उंगलियां इस ओर है। अरे नहीं भैया, गलत हो जाएगा, उंगलियां उस ओर होनी चाहिए जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहां ज्ञात करना है, उंगलियां उस ओर हैं। अब सही है, धारा की दिशा में अंगूठा भी है और उंगलियां उस बिंदु पर है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बच्चों उंगलियां किधर घूम रही हैं? बाहर की ओर घूम रही हैं, बाहर की ओर घूम रही हैं। यस और नो? बाहर की ओर। क्या मेरी उंगली पीछे की ओर घूम सकती है? बहुत जल्दी बताओ, क्या मेरी उंगली पीछे की ओर घूम सकती है? टूट जाएगी, मेरी उंगली नहीं घूम सकती है। ये उंगलियां किसी भी हाल में पीछे की ओर घूम ही नहीं सकती। क्या आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि पीछे की ओर घूम जाएंगी? नहीं, उंगलियां घूमेंगी। उंगलियों के घूमने की दिशा ही, उंगलियां किधर घूम रही? बाहर की ओर, इधर इधर। ये उंगलियां किधर घूम रही? आपकी ओर। तो ये उंगलियां बाहर की ओर घूम रही है और बाहर की ओर ही बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन अच्छा बताओ, अब यहां पर आप क्या लिखोगे? आप अपनी कॉपी में लिखोगे, कॉपी में लिख रहे हो ना, कागज का तल है और उसी से इस बिंदु पर, एग्जैक्ट इसी बिंदु पर बताना है, तो सीधे साएं लंबवत बाहर की ओर। तो ये लिखा जाता है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। लेकिन मैं किस में पढ़ा रहा हूं? डिजिटल बोर्ड। तो मैंने तो रटा नहीं है, मैं किताब से तो रटा नहीं हूं, मैं कॉन्सेप्ट को समझा हूं, पढ़ा किताब से हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ गया तो उसको अपनी भाषा में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डिजिटल बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। आप लिखोगे कॉपी में कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो मैं डिजिटल बोर्ड के लंबवत, अगर किसी ने अपनी कॉपी में यही छापा, वो छापू सुल्तान की खैर नहीं है। डिजिटल बोर्ड के लंबवत, डिजिटल बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर, डिजिटल बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, लंबवत होगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। ये हो गया। अगर बच्चों यहीं पर कोई एक और करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें कहा इस ओर बता दो। अच्छा देखो, बाहर की ओर को बच्चों हम लोग इस तरह से चिन्ह से दर्शाते हैं, ऐसे डॉट पॉइंट्स, ऐसे गोल गोल बना करके डॉट पॉइंट बनाते हैं। हमेशा याद रखना, क्या बनाते हैं? डॉट पॉइंट बनाते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं अगर बाहर की ओर को दिखाना होता है तो। लेकिन वहीं पर आप देखो, यहां पर धारा ऊपर की ओर है, ठीक है, अंगूठे को धारा की दिशा में, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने, मान लो क्यू पॉइंट है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उंगलियां उसी ओर। अब उंगलियां किस ओर घूम रही? टका टक। डिजिटल बोर्ड टूट जाएगा भाई, मेरा डिजिटल बोर्ड टूट जाएगा। तुम लोग तो यही चाहते ही हो कि हमें पढ़ना ना पड़े, हमें तो लेकिन पढ़ाना है। लेकिन बच्चों भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां पर लिखेंगे क्या? कागज तल के लंबवत। अरे भैया एक में लिख दे रहा हूं ना,
यहां डिजिटल बोर्ड लिख दिया, लेकिन याद रखना आपको लिखना है कागज तल के लंबवत, तल के लंबवत भीतर की ओर, जिससे कि सारे छापू सुल्तान छापे ना, है ना, समझ लें। तो बच्चों भीतर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस पॉइंट से दिखाते हैं, याद रखना किस पॉइंट से दिखाते हैं, इस प्रकार से बच्चों क्रॉस बना करके दिखाते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर होता है। एक होता है बच्चों स्क्रू, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम होता है, क्या मैं उसे लिखा हूं? दूसरा नियम होता है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, जिसे मैक्सवेल सर ने बताया था, ठीक है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैं इसे लिखूंगा नहीं बच्चों क्योंकि समय का अभाव है, और भी बातें बतानी है। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके साथ नाइंसाफी क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपको लिखने की हैबिट भी डालूंगा। ये कभी भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में इसको मत लगाना, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज होते हो। स्क्रू की कल्पना करते हो कि हमारे पास एक पेचकस है और स्क्रू को हम कस रहे हैं, ठाए 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 घुमा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा काल्पनिक है। इस वजह से या तो आप हमेशा लेकर के ऐसे बैठो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, धारा के चलने की दिशा में, है ना, जो पेंच होता है, ठीक है, पेंच को किधर रखना है, धारा के चलने की दिशा में, धारा के चलने की दिशा में, चलने की दिशा में घुमाएं, धारा की चलने की दिशा में घुमाएं। पेंच को धारा की चलने की, जैसे धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर, तो पेंच घुमाएं, टिचिक 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 टिचिक, ये देखो पेंच घुमा रहे हैं, पेंच घुमा रहे हैं कि नहीं? अरे देखो भैया ये धारा उधर जा रही है, पेंच को कसिए, धारा के चलने की दिशा में घुमाएं, अर्थात पेंच क्या करना है, कसना है। पेंच को क्या करना है, कसना है। कसना मतलब समझते हो ना, खींचना है, मतलब उसको टाइट करना है, ये चीज। तो अगर हम पेंच को जब टाइट करते हैं तो उसको किधर घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो इस जो पेंच के घूमने की दिशा होगी, जो पेंचकस के घूमने की दिशा होगी, तो पेंच मतलब स्क्रू, ठीक है, स्क्रू। अब पेंचकस जो होगा, पेंचकस का हत्था जो घूमने की दिशा है, हाथ के जो अंगूठे की घूमने की जो दिशा है बच्चों, वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। हाथ अंगूठे के घूमने की दिशा, ठीक है, अंगूठे के घूमने की दिशा, अंगूठे के घूमने की दिशा, घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। याद रखोगे, हो गया बच्चों, ये दोनों नियम बताने जरूरी थे, शायद मैंने नहीं बताए थे या लिखे नहीं थे, आज मैंने लिख दिए हैं, आपको याद हो गया होगा। सर अंगुलियां गलत लिखे हैं, अरे भैया ठीक है प्रभु, हम अंगुलियां गलत लिखे हैं, क्या बताएं, आए क्या बताएं, हमको कुछ नहीं आता है, ये नियम उतना अच्छा नहीं है बॉस जी, बिल्कुल नहीं अच्छा है इतना नहीं बोलो, बहुत समझदारी से उन्होंने बनाया था, लेकिन मतलब याद करने में तकलीफ होती है, दिक्कत। याद करना आसान है, लिख लोगे एग्जाम में, लेकिन इसका आप प्रयोग मत करना। इसका जब भी चुंबकीय क्षेत्र याद करना हो तो आप दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 याद करोगे। क्यों ऐसा बता रहे हो सर? क्योंकि बच्चों अभी मैं जब चुंबकीय बल की दिशा याद करने का नियम बताऊंगा ना, तो वो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 से बताऊंगा, तो दोनों चीजें एक ही हाथ से इस प्रकार से हो जानी है, ठीक है। चलो टाइम हुआ, अभी तक कितनी बात हुई है। आइए बच्चों आप बात करते हैं चुंबकीय बल की। तो चुंबकीय बल सबसे पहले किस पर बात करेंगे, गतिमान आवेशित कण पर, जो कि बच्चों होगा लॉरेंज बल पर। लॉरेंज बल क्या होता है, तो आइए सबसे पहले आपको आवेशित कण पर लगने वाले बल की बात बताते हैं, चुंबकीय बल। तो गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल, हेडिंग लिखोगे गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, गतिमान आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, या गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल, सिर्फ सीधे इतने लिखो, चुंबकीय बल, गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, समझ में आ गया ये दोस्त? ये यार तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो, अब बताओ।
ये क्या होता है? जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अच्छा आपको पता है बच्चों, अगर कहीं पर ये Q कूलाम का आवेश है, अगर ये V वेग से चल रहा है, ठीक है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ये दौड़ने से, इसके चलने से, चाहे जैसे भी हो, अगर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये क्या उत्पन्न हुआ है? जब ये चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो में जवाब दो। यस सर बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो ये प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये जो बच्चों क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी है। जब भी गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और इस बल को चुंबकीय बल, गतिमान आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को सिंपली एकदम आसान भाषा में लिखते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है, जिसे चुंबकीय बल, जिसका मान होता है, मतलब आगे लिख देते हैं, सीधे सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल कार्य करता है। तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल कार्य करता है। बस इतना ही लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल कार्य करता है, ऐसा नहीं कि चुंबकीय बल कहते हैं यही लिखना पड़े, बस इतना लिखेंगे। तो इसका मान जो होता है बच्चों F बराबर Q V B। और कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि V की डायरेक्शन ये है, वेग की दिशा अलग है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग है, क्योंकि दोनों बच्चों सदिश राशियां हैं, तो इनके बीच में कोण थीटा भी बनता है, तो क्यू वी भी हम साइन थीटा भी हम लोग लिखते हैं। यहां पर चाहो तो लिख सकते हो कि यदि आवेशित कण के वेग व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण थीटा हो, यदि आवेशित कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा हो, तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और इसी को बच्चों हम F बराबर वेक्टर F बराबर सदिश पदों में लिखेंगे। अगर सदिश पदों में लिखेंगे तो वेक्टर F बराबर Q, लेकिन ये लिखेंगे ब्रैकेट में V क्रॉस B। याद रखना बच्चों, ये जो चुंबकीय बल का मान होगा, वो वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत होगा। चुंबकीय बल जो होगा बच्चों दोनों के लंबवत होगा, याद रखना। चुंबकीय बल का ये मान है, और यह बच्चों चुंबकीय बल यह वेग तथा B के लंबवत होता है, यह वेक्टर V तथा वेक्टर B के लंबवत कार्य करता है। याद रखना है, लंबवत होता है, इतना ही लिख लोगे, लंबवत होता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B। हो गया सिंपल। यही बच्चों चुंबकीय बल का मान होता है। ठीक है, अगर B वेग से गतिमान है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आता है लॉरेंज बल का, कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं? लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल दोस्तों किसे कहते हैं? आइए छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, सुनिएगा। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ में इस बात को सीखेंगे। ठीक है, अगर बच्चों गतिमान आवेशित कण अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है ना। गतिमान आवेशित कण यहीं पर लिखता हूं, इसके बाद ही लिखना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लॉरेंज बल की जो कॉन्सेप्ट है वो आगे मैं पूरा सिखा रहा हूं। ठीक है, लॉरेंज बल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरा यहां पर आपको बता दे रहा हूं कैसे लिखना है। लॉरेंज बल क्या लॉरेंज बल में लिखना है कि जब कोई कण गति करता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दोनों ही क्षेत्रों के द्वारा उस पर एक बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी उस पर बल कार्य करता है। और इन दोनों बलों का संयोग ही बच्चों क्या कहलाता है? इन दोनों बलों का संयोग जो है वो लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल को, ये इस बल की भी खोज लॉरेंज बल ने भी की थी। इसका मान किसने बताया था? लॉरेंज सर ने बताया था, याद रखना, लॉरेंज सर ने बताया था। ठीक है,
इसका मान किसने बताया था? तो लॉरेंज सर ने बताया था, वही ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए थे कि इसका मान इतना होगा चुंबकीय बल का मान। और लॉरेंज बल और भी वैद्युत क्षेत्र, तो यहां पर लिखेंगे कि जब कोई कण गति करता है, जब कोई आवेशित कण गति करता है, जब कोई, टाइम बहुत कम है ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा, या चुंबकीय क्षेत्र ठीक लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक साथ बल कार्य करता है, क्योंकि दोनों बल एक साथ ही कार्य करते हैं, एक साथ बल कार्य करता है, एक साथ बल कार्य करता है। मतलब जो नेट फोर्स होगी बच्चों, वेक्टर एफ, ये जो होगा वो वैद्युत बल एफ ई, ये क्या होगा बच्चों? वैद्युत बल के बराबर होगा, वैद्युत बल, और बच्चों प्लस एफ एम मैग्नेटिक फोर्स होगा, चुंबकीय बल। मान लो कहीं पर कोई आवेश गति कर रहा है, बच्चों ये चीज समझ लेना, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ये वेग से जो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, अगर इनके बीच में थीटा कोण बन रहा है, ये जान लो जो चुंबकीय बल का मान होगा वो इन दोनों के लंबवत ही होगा, किधर भी हो। जो चुंबकीय बल का मान होगा वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, याद रखना, इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, चुंबकीय क्षेत्र से भी और वेग से भी, दोनों से परपेंडिकुलर होगा। यहां पर ये चुंबकीय बल, ये वैद्युत बल। अब आपको चुंबकीय बल का तो मान पता होगा, बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर एफ बराबर आपको पता है QE होता है, QE मान होता है, जिसमें आवेश, तो जो आवेशित कण है Q का मान हो तो Q कूलम का है, E विद्युत क्षेत्र प्लस इसका मान अभी देखें QV क्रॉस B, अगर बच्चों हम सदिश रूप में लिखें तो V क्रॉस B, इस प्रकार से Q यहां भी है, Q यहां भी है, तो यहां पर बच्चों हमें मिल जाता है, अगर हम Q कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मिलता है E प्लस V क्रॉस B। ये बच्चों इसका मान हो जाता है, लॉरेंज बल का मान हो जाता है। यह लॉरेंज जी ने बताया था, लॉरेंज सर ने बताया था, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। कितना आसान है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। हो गया बच्चों, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण गति करता है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक साथ बल कार्य करता है, एक साथ बल कार्य करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, एक साथ बल कार्य करते हैं बच्चों, एक साथ बल कार्य करते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ। तो वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्यरत बल का मान ये, और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्यरत बल का मान ये, दोनों का योग ही बच्चों लॉरेंज बल का मान कहलाता है। और इस प्रकार से टाइम का पता नहीं चला और टाइम हो गया। समय से मजबूर हैं, क्या करें, 1 ही घंटे का समय मिलता है, लेकिन बच्चों इस समय में हमने ये चीजें सीख ली, ठीक है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपके लिए DPP है, ठीक है, DPP है। पहला क्वेश्चन ये है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? लॉरेंज बल किसे कहते हैं? लॉरेंज बल किसे कहते हैं? सूत्र सहित लिखना है। दूसरा आपको ये बताना है, दाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम बताइए। ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम बताइए, दाएं हाथ का नियम बताइए, नियम बताइए, ठीक है बच्चों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हल करने हैं। अच्छा, परिमित लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू नॉट अपान में बच्चों 4 पाई I अपान में R लिखो, A लिखो, जो भी आप मानो वैल्यू वो लिखो, और ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस cos बीटा। अल्फा बीटा कहाँ है? तार के सिरों पर बने चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अगर अनंत लंबाई का तार है, अगर तार बच्चों अनंत लंबाई का है तो अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 0, और जब अल्फा बीटा रखते हैं तो B बराबर बच्चों आता है म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में A। ये कहां पर पढ़े थे? ये बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़े थे, जो कि आज मैंने पढ़ाया। इस सूत्र को याद रखोगे, इस सूत्र को याद रखोगे, यहां तक कि बायो-सेवर्ट नियम के सभी अनुप्रयोगों के चुंबकीय क्षेत्र जो ज्ञात करने के टोटल सूत्र हैं, सभी सूत्रों को याद करके कल आओगे। सारे सूत्र आप याद रखोगे, ठीक है, सभी सूत्र याद करेंगे, सभी सूत्र कल याद करके आएंगे। कल हम आप लोगों से आगे की बात करेंगे। तो मिलते प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आप सभी के प्यार, सपोर्ट और बहुत बहुत प्रेम दिखाने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, 100 आउट ऑफ 100 का सपना पूरा करने के लिए एक दिन आपको मेहनत व लगन से दिन प्रतिदिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को हम मोती से चमकाएंगे, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।